हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका बुद्धि, इंटेलिजेंसी। देखिए, इसके बौद्धिक विकास जो है आपके सिलेबस में, बौद्धिक विकास को समझने से पहले बुद्धि के बारे में जानना आवश्यक होता है कि किस आधार पर व्यक्ति का आकलन किया जाता है बौद्धिक क्षमताओं का, उसके बौद्धिक विकास का। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ ही बुद्धिमान प्राणी भी और कहा जाता है। साथ ही उसको अन्य प्राणियों से पृथक और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धि का इतना महत्व होते हुए भी इसको समझने के लिए विद्वानों के सामने विशेष समस्या आई, क्या कि इसके लिए जो परिभाषाएं प्रस्तुत की गई वो उसके बारे में खुद एक समस्या थी कि किस तरह से इसको परिभाषित किया जाए। यानी कि कोई एक इसका जो एक सार्थक शब्द था वो उनको समझ में नहीं आया, किंतु इस अमूर्त शब्द की अभी तक कोई उचित व्याख्या नहीं कर पाया है, क्योंकि बुद्धि को एक अमूर्त शब्द माना गया है। तो बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि यह एक अमूर्त है और इसलिए केवल इसके प्रभावों और परिणामों को ही जाना जा सकता है। यानी कि बुद्धि का आकलन जो है वो व्यक्ति के योग्यता के आधार पर किया जा सकता है, और ना ये कोई ऐसी चीज़ है कि इसे देखा जा सकता है। केवल इसके प्रभाव और परिणामों से ही इसका आकलन किया जा सकता है, और बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण भी किया जा सकता है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ योजनाएं बनाता है, और साथ ही वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो अपनी बुद्धि के बल पर ही कर लेता है। अब बात करते हैं बुद्धि के स्वरूप की, कि अलग अलग विद्वानों द्वारा बुद्धि के स्वरूप के लिए जो परिभाषाएं दी गई वो क्या है, कि बुद्धि का स्वरूप कैसे था। देखिए, फ्रीमेन द्वारा विभिन्न विद्वानों द्वारा जो प्रस्तुत की गई परिभाषाएं थी उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। जैसे कि उसको बुद्धि की जो ग्रहण करने की योग्यता है, कुछ सीखने की योग्यता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी जो परिभाषा दी वो 4 तरह से दी, कि बुद्धि के संबंध में मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है, क्योंकि सभी जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग अपने मत इसके बारे में प्रस्तुत किए थे। जैसे कि वर्तमान के प्रति, सबसे पहले है वर्तमान के प्रति अभियोजन की योग्यता, कि जो व्यक्ति वातावरण के प्रति अभियोजन कर लेता है, समायोजन कर लेता है, वह बुद्धि है। जो बुद्धि को वातावरण या नवीन परिस्थितियों के प्रति अभियोजन की योग्यता मानती है। उस प्रकार से कुछ परिभाषाएं दी, जैसे स्टर्न ने कहा था कि नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को अभियोजित करने की सामान्य शक्ति ही बुद्धि है। क्रूज ने कहा था कि बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों को में अच्छी तरह से अभियोजित करने की योग्यता है। और बर्ट ने भी यही कहा था कि वातावरण के प्रति नवीन परिस्थितियों से अभियोजन समायोजन करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। तो वातावरण के प्रति अभियोजन करने की योग्यता भी बुद्धि का ही स्वरूप है, कि जो व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति, जैसा माहौल है उसके प्रति, जैसी स्थितियां हैं उसके प्रति अपने को समायोजित कर लेता है, उसको एडजस्ट कर लेता है, हर हाल में उसको परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है, तो वो भी एक बुद्धि होती है। जैसे कि मैंने आपको जूम मीटिंग में भी बच्चों एग्जांपल दिया था कि लिमिटेड आय, सीमित आय होने पर भी कोई व्यक्ति उसमें अपने सभी खर्चों को सभी मदों पर व्यय करने के बाद अपने भविष्य के लिए कुछ सेविंग करना होता है, तो वो भी एक क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाते हैं। यानी कि उसका जो स्थिति है वो इस तरह की, उसकी आय सीमित है, लेकिन वो तब भी अपनी बुद्धि के बल पर कुछ अपने भविष्य के लिए कुछ जमा पूंजी वो करता है, तो ये एक बुद्धि का स्वरूप कहलाता है। साथ ही जैसे कि कुछ कमी है घर में, तो उसमें वो एडजस्ट करना, उसी में वो अपनी सर्वाइव करना, उसी में अपने लाइफ स्टाइल को बनाना, वो भी एक बुद्धि का ही स्वरूप होता है। देन सेकंड है गर्ल्स, सीखने की योग्यता। यानी कि जैसे कि बंकिंघम है, मैकडूगल है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सीखने की योग्यता है तो वो भी बुद्धि है, वो बुद्धिमान है। तो कुछ विद्वान ने बुद्धि को किसी न किसी रूप में सीखने की योग्यता भी बताई है। बंकिंघम ने कहा था कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। मैकडूगल ने कहा
कि बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति की अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। कि जो बच्चों की किसी भी व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जो सहज प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनको लेकर अतीत के अनुभव के को प्रकाश में सुधारने की योग्यता, यानी कि जो आगे आने वाले कठिनाइयाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसमें वो उनको चेंज कर लेता है। जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं उनमें सुधार कर लेता है परिस्थितियों को देखकर, तो वो भी बुद्धि है। अब देन नेक्स्ट है गर्ल्स, अमूर्त चिंतन की योग्यता। देखिए, अमूर्त चिंतन की योग्यता जिस व्यक्ति के अंदर है वो भी बुद्धि है, वो भी बुद्धि का स्वरूप ही है। जैसे कि बिनेट ने कहा था कि किसी समस्या को समझना और उसे के विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं है। अब उन्होंने क्या कहा, अमूर्त चिंतन क्या होता है बच्चों, कि किसी भी कोई भी हमारे सामने समस्या हो किसी व्यक्ति के सामने, और वो उसके बारे में सोचे समझे तर्क करे, ठीक है ना, उसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढे, तो वो क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन। कि उस समस्या को, किसी भी समस्या के लिए कोई भी समाधान निकालना, उसके बारे में सोचना, किसी से उसके बारे में तर्क करना, तो वो क्या कहलाता है, बुद्धि का स्वरूप। टर्मन ने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें मैं अमूर्त चिंतन करने योग्य हो। यानी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समस्याओं को समझेगा, उनके बारे में सोचेगा, उनके बारे में तर्क करेगा दूसरे व्यक्तियों से, तो वो उतना ही बुद्धिमान होगा। द नेक्स्ट है, अब हमने तीनों देखिए पढ़े कि सीखने की योग्यता, वातावरण के प्रति अभियोजित करने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इन तीनों परिभाषाओं का समन्वय एक विस्तृत प्रदान करने वाली परिभाषा वो ये थी कि जो 4th नंबर की जो डेफिनेशन दी थी, परिभाषा दी थी, वो जो थी रैक्सनियड और वेशलर ने दी थी कि जिन व्यक्तियों में इन तीनों, जो अभी हमने तीनों परिभाषाएं पढ़ी, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, वातावरण के साथ अभियोजित करने की योग्यता, जो भी इन तीनों क्वालिटी एक व्यक्ति में होगी तो वो भी बुद्धि का स्वरूप ही कहलाता है। द नेक्स्ट बात गर्ल्स, जैसे कि वेशलर ने कहा था कि बुद्धि व्यक्ति के संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यता है। सार्वभौमिक से मतलब यूनिवर्सल, कि एक अपने आसपास जो हमारे वातावरण है, हमारे जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं, जो हमारे चारों तरफ हमारा माहौल है, समस्याएं हैं, या जो हमारा लाइफ स्टाइल है, तो वो सब मिलाकर ही एक बुद्धि व्यक्ति का संपूर्ण कहलाता है, जिसके द्वारा वह उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है तथा तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है और प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। यानी कि उपरोक्त तीनों एबिलिटी जिस व्यक्ति के अंदर होंगी वो ही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। रैक्सनियड ने भी इसके बारे में कहा था कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, बुद्धि के बल पर ही व्यक्ति अपनी किसी समस्या का समाधान निकाल सकता है, और एक बुद्धि को मानसिक योग्यता माना गया है, यानी कि अपनी मेंटल एबिलिटी किसी व्यक्ति की कितनी है, उसकी सोचने की, तर्क करने की क्षमता कितनी है, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए उसकी जो सोच है, जो उसका सोचने का तरीका है, जो उसकी मानसिक योग्यता है, IQ लेवल जिसे हम बोलते हैं, तो वो सब क्या है, वो बुद्धि का स्वरूप ही माना जाता है। एक तरह से वो बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा भी होगा कि मेंटल एबिलिटी के टेस्ट के लिए IQ लेवल का बच्चों को, जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें कराया जाता है कि कौन बच्चा कितना बुद्धिमान है, IQ लेवल इसका कैसा है, तो अलग अलग तरह की रीजनिंग उन्हें दी जाती है। या फिर कोई बच्चा, टीचर किसी भी बच्चे से क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो उनसे क्वेश्चन करती है, तो हर एक बच्चा अपनी अपनी कैपेबिलिटी, मानसिक मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका आंसर देता है। कोई बच्चा गलत आंसर देता है, कोई सही आंसर देता है, तो ये सब क्या है, हर व्यक्ति की अपनी एक मानसिक योग्यता होती है और वो ही बुद्धि कहलाती है। तो उपयुक्त शब्दों में हमने बुद्धि की परिभाषा को 4 वर्गों में विभाजित किया था, और इन 4 वर्गों में चतुर्थ वर्ग की परिभाषा भी उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें अन्य तीनों वर्गों की परिभाषाओं का समन्वय है। यानी कि जिसमें तीनों उपरोक्त परिभाषाओं
का विशेषता होगी वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। और इसी के आधार पर संक्षेप में यह भी कहा जा सकता है कि बुद्धि वह सामान्य योग्यता तथा विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समय है जो कि व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन में सफल होने में सहायक सिद्ध होता है। देखिए, बुद्धि व सामान्य योग्यता, जिस व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि और मानसिक योग्यता जैसी जो विशेषता होगी वही अपने जीवन में अपने व्यवहारिक जीवन में सफल हो सकता है, क्योंकि वो हर चुनौतियों का सामना, हर समस्या का सामना आसानी से कर लेगा। तो गर्ल्स, आज हमने बात की बुद्धि के बारे में कि हम कैसे बुद्धि का किस व्यक्ति के बौद्धिक विकास का आकलन कर सकते हैं। तो बुद्धि के आधार पर, उसकी मानसिक योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास का आकलन किया जा सकता है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट बुद्धि की विशेषताओं के टॉपिक को लेकर मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।